बीजेपी को नीतीश और नायडू, ये जो एनएन है, ये नीतीश और नायडू, नायडू का ना लीजिए आप आगे का, और नीतीश का नी लीजिए, नानी, नानी बन जाता है ये। नायडू का ना और नीतीश की नी, ना नी, ये नायडू और नीतीश नहीं है, ये सरकार की नानी है ये, और इस सरकार को नानी याद दिला देंगी ये। भारी नहीं पड़ेगा, जो आप कह रहे हैं कि भारी पड़ेगा, भारी तो चलिए एक होता है कि ठीक है भारी पड़ गई ये बात, लेकिन नानी याद दिला देना, नानी जो है वो नीतीश और नायडू याद दिलाएंगे। ये नायडू और नीतीश नहीं है, ये सरकार की नानी है, और ये सरकार की ऐसी नानी याद दिलाने वाले हैं, सरकार को ऐसा जो है वो खेल खिलाने वाले हैं। मोदी जी भूल जाइए उन सपनों को आप, जो आपके जो है वो पता चलता था। अभी एक और खबर बहुत तगड़ी वायरल है, मनोज सिन्हा की खबर बहुत तगड़ी वायरल है कि उन्होंने कुछ 100 लोगों को जो है वो अपने बेटे की सगाई में दावत दी, और उसका लाखों करोड़ रुपए का जो है वो बजट आ गया, और उसके बाद वो बजट जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को भेज दिया गया। उसमें भी जो है वो अभी चल रहा है खेल, सफाई देने में, और जो है उसका लगी हुई है सरकार। तो जो नरेंद्र मोदी जी का बजट होता था, चुनावों का एक बजट होता था, मोदी सरकार की ब्रांडिंग का बजट होता था, फिर जो कुछ योजनाएं हैं जिसके जरिए वो अपनी छवि बनाने की कोशिश करते थे, उनका जो है वो इस बार तेल निकलने वाला है, और उनका तेल निकलेगा मतलब कि हाहाकार हो जाएगा। सोचिए 5 किलो अनाज की स्कीम है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2.2 ट्रिलियन का जो खर्चा है वो इस स्कीम को चलाने के लिए लग रहा है, और $12 बिलियन की डिमांड इन दोनों ने कर दी है। अब बताइए आप क्या करेंगे? घर का जो है वो आप जो आटा है उसको लाना बंद करेंगे, या जो दोस्तों का जो रिचार्ज करवाना है उसको करवाएंगे? पैसा आपके पास उतना ही है। दोस्तों का रिचार्ज नहीं हुआ तो दोस्त जो है वो फोन की लाइन स्विच ऑफ हो जाएगी, और दोस्तों की फोन स्विच ऑफ होगी ना, दुख दुख होती है। आप सोच करके देखिए, मोदी जी कहें कि भैया नीतीश कुमार से बात कराओ, और नीतीश कुमार का जो है वो हॉटलाइन बंद आ रही, सोचिए क्या हालत होती है कि फोन बंद आ रहा है सर, इतनी देर में पता नहीं कितने लोगों को फोन घूम जाता होगा। ऐसे ही नायडू का, नायडू ज्यादा बड़ा खतरा है। नीतीश तो फिर भी ये है कि एक तरीके से राजनीति में अब कुछ लोग कह सकते हैं कि चले हुए कारतूस हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा जान बची नहीं है। अब उनके सामने जो है वो तेजस्वी यादव है, एक यंग ब्लड है वहां पर, और वो इस बार साफ कर देंगे नीतीश कुमार को, सारी बातें कही जाती। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सालों के भूखे, अब आकर के सत्ता मिली है साहब, अमरावती का सपना लेकर के आए हैं। वो बस ये सोच करके बैठे हुए हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए ऐसा काम कर देना है, आंध्र प्रदेश का ऐसा जो है वो नाम कर देना है कि हमेशा हमेशा के लिए चंद्रबाबू नायडू का नाम रहे। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो घिरे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू घिरे हुए हैं गुरु और चेले से। अभी गुरु और चेला कौन है? शरद पवार जो है उनके गुरुजी हैं चंद्रबाबू नायडू के। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जिम्मेदारी सौंपने की बात कही गई थी, याद करिए जब शपथ नहीं ली थी मोदी जी ने, तब बार बार शरद पवार का नाम आ रहा था कि शरद पवार बात करेंगे। तो शरद पवार चंद्रबाबू नायडू के गुरु हैं, और शरद पवार के साथ साथ उनके चेले भी हैं। पहली बार उनकी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत करके गए रेवंत रेड्डी, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। और एक और है उनके उनके एक ऐसे यार हैं, एक ऐसे दोस्त हैं जो डीके शिव कुमार हैं। डीके शिव कुमार की फोटो वीडियो आपने देखी होगी, कैसे जो है वो एयरपोर्ट पर हाथ में हाथ डाल करके खींच कर ले गए। चंद्रबाबू नायडू को सिक्योरिटी देखती रह गई कि क्या माजरा हो रहा है। दोनों नेता कैसे पकड़ करके एयरपोर्ट पर दोनों मिले और पकड़ करके लेके चले गए कोने में। अच्छा, इस बीच में सवाल जिन चेले की आप बात कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं,
जब वो दिल्ली आए थे तो हमने देखा था वो रेवंत रेड्डी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी करते हैं। तो जब वो रेवंत रेड्डी के साथ यहाँ पर आते हैं तो क्या वो यहाँ दिल्ली की सत्ता को एक कोई संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हमारा एक हाथ इस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अपना हाथ खींच भी सकते हैं आपसे और दोनों हाथ जो है वो रेवंत रेड्डी से मिला सकते हैं या फिर उनकी पार्टी के साथ उस तरफ जा सकते हैं। क्या कोई इंटरनल मैसेज भी देने की कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री को अपने साथ लाकर? देखिए, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, जो मैं समझता हूँ राजनीति को, या जहां तक मैं लोगों से अपने सूत्रों के से जो भी मैं बात करता हूँ, उसके आधार पर अगर आप मेरे से पूछें, तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग तारीख देते हैं ना, 6 जुलाई को सरकार गिर जाएगी, कुछ लोग अपना वीडियो में चलाने के लिए कि 6 जुलाई को हो रहा है, या लालू प्रसाद यादव ने बोला कि अगस्त में हो रहा है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं दिखाई देती है। मैं ये मानता हूं कि इंडिया गठबंधन के हाथ में चाबी है, राहुल गांधी के हाथ में चाबी है, और वो नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये दोनों लोग इनको हम नहीं लेकर के आए। हम लेकर के आएंगे तो ये इंडिया गठबंधन में जाकर के भी यही करेंगे। नीतीश कुमार को अगर आप लेकर के आते हैं आज, तो जिनको कल सीएम फेस का कोई आज एनडीए के अंदर सीएम फेस का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा के नेता, बिहार के नेता नीतीश कुमार को सीएम फेस का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार को अगर आप इधर ले आएंगे, उनको आप इंडिया गठबंधन में लेकर के आते हैं, वो फट से पीएम फेस का चेहरा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आपको वहां पर कोई सीएम के लिए नहीं पूछ रहा है, और यहां आकर के आप कहेंगे, डिमांड करेंगे कि मुझे पीएम बनाया जाए। एक बात। दूसरी बात, जहां पर एनडीए में अभी चंद्रबाबू नायडू हैं, और वो 1 लाख करोड़ रुपए से ऐसे ऐसे करके बस काम चला रहे हैं, अपना कर रहे हैं। वो इधर आकर के बड़े मंत्रालय के ऊपर घाक लगा करके बैठ करके, और फिर पूरा जो बजट है उसी में पूरी सेंधमारी करने की यहां पर जो है उनकी कोशिश रहेगी। इसलिए जो है वो इंडिया गठबंधन वो ये चाहता है कि इन लोगों को जो है वो खुद वहां पर ठंडा होने दिया जाए। इन लोगों को वहीं पर जो ये उबल रहे हैं या उछल रहे हैं, या राजनीति में आप जैसे भी आप इसको कह लीजिए, ये लोग जैसे भी वहां पर आगे बढ़ रहे हैं ना, इनको वहीं पर इनका जोश ठंडा होने दीजिए। सरकार तो बनी जाएगी। याद करिए इंडिया गठबंधन का आखिरी नारा क्या था। इंडिया गठबंधन का आखिरी जो उनकी तरफ से जो बातें निकल करके आई थी, वो नारा नहीं, बातें जो निकल करके आई थी कि हम जब चाहेंगे सरकार बना देंगे, हम समय का इंतजार कर रहे हैं। समय कौन सा? समय ऐसा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को महान, सहानुभूति हासिल नहीं कर पाए लोगों के सामने कि भाई मेरी तो सरकार गिरा दी, मैं तो पता नहीं क्या कर देता, मैं तो नीतीश कुमार को भी चला लेता, मैं तो नायडू को भी चला लेता, मैं तो देश को भी चला लेता, मैं तो देश के लोगों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनको भी पूरा कर देता, मेरी तो सरकार गिरा दी। ये जो चीज है, इस चीज को वो नरेंद्र मोदी से छीनना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन एक्सपोज करना चाहता है नरेंद्र मोदी को, कि नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर बैठा करके वहीं पर एक्सपोज कर दिया जाए, और इनकी नानी के द्वारा एक्सपोज करवाया जाए। नानी कौन है? नायडू ना, नीतीश नी, ये नानी जी। तो नानी के द्वारा जो है इनको बताया जाए कि इनकी नानी जो है वो कह रही है कि ये क्या है, और नानी जब बाहर आकर के बोलेंगी तब खेल खत्म। और उसके बाद में जो है सरकार की वाकई जो है वो नानी याद आ जाएगी, और नरेंद्र मोदी उस झटके को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो जो है उनकी सरकार गिर रही होगी, दूसरी तरफ ये है कि नरेंद्र मोदी के सामने वो रास्ता भी नहीं बचेगा कि वो लोगों को तोड़ करके अपनी सरकार बना दे। क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी उसी दिन अपने आप में खत्म हो जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में कुछ नहीं है सिवाय एक उनकी जो बनाई हुई छवि जो भक्तों के अंदर बची हुई है, बाकी लोगों में वो भी खत्म हो गई कि मोदी तो पावरफुल है, मोदी तो अपने दम पर है, ये है वो है। आज वो आधी हवा तो निकल चुकी है उसकी, जो दम पर है ये कहने वाली जो बात थी, उस छवि की आधी हवा निकल चुकी है। और राहुल गांधी ने एग्जैक्ट यही बात कही, हमने मोदी की छवि को उखाड़ करके फेंक दिया है,
अब मोदी जी की छवि नहीं है। अब बस केवल और केवल जो है वो एक तरीके से बाहर का जो सिरा है वो बचा है। अंदर जो था उस बाल्टी के अंदर सब निकाल के फेंक दिया बाहर। और बाल्टी में से जब कुछ नहीं बचता है ना तो बाल्टी हवा में अपने आप भी उड़ जाती है। बाल्टी में जब तक पानी रहता है, अंदर पेंट रहता है, तारकोल रहता है, कुछ भी रहता है, तब तक बाल्टी वहां पर मजबूत है, टूटती नहीं लात मारने से भी। लेकिन बाल्टी का अगर सामान आप निकाल लो तो बाल्टी अपने आप हवा में उड़ती 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 हम देखते हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि इनकी नानी के द्वारा इनकी बाल्टी का सामान खाली करवा दिया जाए, और इनकी सामान जब खाली हो जाएगा तो फिर ये अपने आप में खत्म हो जाएंगे, और फिर ऐसा खत्म होंगे कि दोबारा उठ करके आ पाने की हालत नहीं रहेगी। और इसीलिए इसीलिए जो है वो अब सरकार के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर उन्होंने दोस्तों को दिया तो घर में क्या रखेंगे। देखिए, बीजेपी के अंदर भी आप एक बात को और समझ लीजिए, बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर के सिर्फ चुपचाप है कि चलो कम से कम सत्ता मोदी जी की रहेगी, चलो सत्ता तो जो है वो बीजेपी की है। अब हम बोल भी कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि बोलेंगे तो कोई कांग्रेस की सत्ता तो आनी नहीं है। बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत सारे नेताओं का नाम, दर्जन भर नेताओं का नाम मैं चुटकियों में गिनवा सकता हूं, जो दर्जन भर नेता जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर के चुप है कि बीजेपी है। और जब उनको ये लग गया कि बीजेपी भी बीजेपी नहीं बची है, मतलब कि उनको चवन्नी मिलेगी नहीं काम करवाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो बीजेपी के अंदर से भी फिर जमीन खिसकने लगेगी। और बीजेपी के तमाम छत्रप, जैसे अब नितिन गडकरी का देख लीजिए आप, पैसे के बदौलत जो उनका मंत्रालय चल रहा है ना, सड़क परिवहन मंत्री कोई फ्री में नहीं चलता है। सड़क परिवहन मंत्री जो है वो बजट से चलता है साहब। उसके लिए आप बजट नहीं देंगे, नई सड़कें बगैर पैसे के नहीं बनती है। वो बात अलग है कि सड़क बन जाए तो फिर उसके बाद में उसका जो है वो टोल वगैरह से सब कुछ हो जाता है। जी। तो बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन अंदर से नीतीश और नायडू ने सरकार को तोड़ा, उसके बाद में भाजपा के लोग भी भाजपा के नरेंद्र मोदी के अंदर खाने बगावत के लिए तैयार हो जाएंगे। जी। तो अभी जो भी है ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। लेकिन सर हमने देखा कि अभी नीतीश कुमार की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए की कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा लंबी-चौड़ी लिस्ट उन्होंने भी रख दी है और एक बड़े बजट की माँग कर ली है। लेकिन किस तरीके से नीतीश कुमार दोहरा वार एक तरीके से बीजेपी पे कर रहे हैं। हमने देखा था कि अभी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें से ये भी निकल कर सामने आया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने की माँग की गई थी, बात की गई थी और साथ ही में कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा। तो इन सब चीजों से, इन सारे क्लैशेस से बीजेपी किस तरीके से निपट पाएगी? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि बीजेपी के नेता बोलते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा जो विधानसभा का चुनाव है। तो किस तरीके से इन चीजों को मैनेज कर पाएगी बीजेपी और कितना मुश्किल होने वाला है बीजेपी के लिए सारी चीजें मैनेज करना? पहली बात तो एक हमसे जो है वो बातचीत में सवाल छूट गया, अपना जो आपने संजय झा का सवाल पूछा था, जी। और उसके साथ में ही अब अटैच करते हैं इस सवाल को भी कि ये जो बीजेपी का नेतृत्व क्या कह रहा है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। संजय झा को जो बनाया गया है, वो बनाया गया ही इसलिए है कि पार्टी के नेताओं को, कैडर को ये संदेश दे दिया जाए कि संजय झा भाजपा के ही नेता हैं, जेडीयू के नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि कोई एक बड़ा बयान आया हो उनका, करीब-करीब 4-5 दिन हो चुके हैं, हफ्ता भर होने वाला है उनको अध्यक्ष बने हुए। कोई एक बड़ा बयान आप बताइए जो उनका आया हो, कोई उन्होंने जो है वो अपना राज्य के अंदर चुनाव लड़ने को लेकर के वहां पर कोई ऐलान किया हो, कोई एक बड़ा बयान आया हो तो संजय झा को भेजा इसीलिए गया है ताकि नीतीश कुमार के खेमे को एक संदेश दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सरप्राइज थे, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हो क्या गया, नीतीश कुमार संजय झा के नाम पर राजी कैसे हो गए। जी। क्योंकि नीतीश कुमार को यह पता है कि ऐसे लोगों को बनाना जो भाजपा के बेहद करीब है, मतलब ये कि भाजपा के हाथ में आधी पार्टी दे देना और आधी पार्टी को समय रहते हुए अपने आप कभी भी खेले अपने खेमे में ले लेंगे। तो ये जो फैसला है संजय झा को बनाने का, जो फैसला, ये आत्मघाती सा फैसला है नीतीश कुमार का।
ये बहुत सारे जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों ने, पत्रकारों ने इस पर लिखा है। लेकिन वो इतना रिस्क ले क्यों रहे हैं? हाँ, वो रिस्क दरअसल जो है, बहुत सारी चीजें तो अब उनके हाथ में ही नहीं है। बहुत सारी चीजें तो उनके हाथ में ही नहीं है। वो बात अलग है कि जब सर से पानी ऊपर चला जाए तो हो सकता है कि फिर वो सब कुछ कंट्रोल जो उनके हाथ में थोड़ा बहुत जैसे भी बचा हुआ है, उसको भी छोड़ करके फिर एकदम से ब्लंडर हो जाए फिर वहां पर बीजेपी के लिए। कब तक बीजेपी उनको बैठे जो है वो कंट्रोल करती है, कब तक उनको जो है डाउन करती है, ये एक सवाल है अपने आप में। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार का जेडीयू पर हो, ऐसा आजकल नहीं कहा जाता है। बहुत बार पहले भी खबरें आई, अभी भी खबरें आई कि नीतीश कुमार की सेहत पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे उनकी अभी कुछ दिन पहले जो है वो तस्वीर आई थी कि वो हाथ पकड़ करके देख रहे हैं। कभी जो है वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, कभी महिलाओं के बारे में कुछ भी कह दे रहे हैं। जब तो भाजपा के नेता उनके विरोध में थे, तो भाजपा के नेता कह रहे थे कि इनका तो दिमाग ठीक नहीं है। जब भाजपा के नेता रैलियां निकाल रहे थे, इनकी महिला नेता रो रही थी कि हमको शर्म आ रही है, हमको लाज आ रही है, हम विधानसभा में कैसे जाएं। और आज उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ में वो बैठे हुए। इनके सम्राट चौधरी जो है वो अपना मुरेठा खुलवा करके आए हैं। तो नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, हाँ भरी है, लेकिन उसके बदले में भी कुछ दिया गया है, उसके बदले में कोई बात हुई है, डील हुई है, या इस बार ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव भर तक जेडीयू है, सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव तक जेडीयू है। और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो है वो अगर बहुमत नहीं आ पाता है और नीतीश कुमार भी थोड़ा बहुत जो है वो स्थिति में रहते हैं, तो नीतीश कुमार की पार्टी का भाजपा के अंदर विलय भी करवा करके और नीतीश कुमार को कहीं पर राज्यपाल बना करके और बैठा करके उनकी बिहार से विदाई भी करवाई जा सकती है। बड़ी बात कह रहे हैं सर। ये अंदर खाने की खबर है, ये अंदर खाने की खबर है। कई नेताओं को ऐसे ही किया है भाजपा ने। कई नेताओं को, एक जो है वो दिल्ली के नेता थे जगदीश मुखी, और उनको जो है अरुणाचल का कहाँ का अभी मुझे थोड़ा सा माइंड वो हो रहा है, वहां का राज्यपाल बना दिया था। वो यहाँ पर सीएम के लिए चक्कर लगा रहे थे कि वो उस वक्त में किरण बेदी को फिर बीजेपी ने बना दिया था यहाँ पर सीएम फेस। तो बीजेपी की यही वो है। बीजेपी जब लगता है कि हाँ भाई अब कोई नेता बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये राज्यपाल का पद जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक पद होता है और जिम्मेदारी का पद है। इसको जो है वो राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और खास तौर पर जो बंगाल के राज्यपाल को हमने देखा, जगदीप धनखड़ कौन है? जगदीप धनखड़ जो है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवीलाल चौधरी देवीलाल थे, वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ही गलती की, मैंने अपनी जिंदगी में एक ही गलती की कि जगदीप धनखड़ को मंत्री बना दिया। मैंने ये गलती की, ये गलती मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। जगदीप धनखड़ को जो है वो किया। फिर जगदीप धनखड़ उसके बाद में वकालत करते थे एक वक्त में ये, फिर उसके बाद में बीजेपी में चले गए। फिर बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी का क्या कुछ रोल रहा, जगदीप धनखड़ जी का उसमें क्या रोल रहा, ये सब पढ़ने की बातें हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे स्टेट में और फिर वहां से ला करके इनको जो है उपराष्ट्रपति बनाना, और फिर घड़ी घड़ी पर जो है इनकी जगदीप धनखड़ साहब की वो ये बातें आती हैं कि भाई वो मेरे को अपमानित कर दिया। जब वो एक दो बार वो ऐसे झुक करके उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो वो बहुत अपमानित कर दिया। तो ये सारी बातें अभी वो जब राज्यसभा के अंदर थे तो कह रहे थे संघ जैसा, एकलव्य की बात कर रहे थे वो, कि मैं तो अपनी उम्र में जो है ये तो इस बात को लेकर के अफसोस मनाता हूं कि मैंने पहले क्यों नहीं गया। मैं बताइए एक ऐसे पद पर बैठ करके व्यक्ति ऐसी बात कह दे। तो ये जो संजय झा की जो स्टोरी है, ये भाजपा के उस तरफ जाती है। अभी तो संजय झा जो है वो किनारे की इस तरफ जो है वो एक पुल की भांति, जो आप कह रही थी कि पुल के तरीके से काम कर रहे हैं, पुल के तरीके से नहीं है। पुल के पार की कहानी आप देखेंगे कि कहां तक ये कहानी जा सकती है, तो फिर आपको बड़ी लार्ज पिक्चर जो समझ में आएगी। और उससे पहले जो है ये नीतीश और नायडू, सरकार की नानी, ये मिलकर के अपने आखिरी दौर की राजनीति को जो जी रहे हैं। नीतीश कुमार, आप ये मान करके चलिए, मैं आपको बहुत जो है वो विश्वास के साथ ही कह सकता हूं, हालांकि नीतीश कुमार को जब जब खत्म करने की या खत्म होने की जब जब उनकी बातें कही गई, वो उभर करके आए हैं।
इफेक्ट। लेकिन नीतीश कुमार, हर चीज का एक दौर होता है, नीतीश कुमार का आखिरी दौर के ढलान पर है वो। अगर अभी के चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरीके से हार जाते हैं, बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ करके लेकर के चली जाती है, अपनी पार्टी में विलय कर लेती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 12 सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करवाना। और उसके बाद में वहां पर आएंगे कितने, इस बार ही 44 के करीब 45 के करीब विधायक आए थे। इस बार अगर और तगड़ा झटका लगा और चुनाव में और तगड़ा माहौल बन गया तो कितने 20-25 विधायक आ जाएंगे। बीजेपी ने जो है वो 20 विधायक तो अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से ही एक तरफ ले लिए थे, कांग्रेस की चलती हुई सरकार गिरा दी थी वहां पर। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बीजेपी के लिए, ये मैच कुछ रातों का वक्त है और कुछ रातों के बाद में पूरा खेल खत्म। 54 विधायक थे शरद पवार के, शरद पवार के 54 विधायक, और 54 विधायक को अपने साथ ला करके और क्या किया। और ये शिवसेना के विधायक आप देखिए, तो शिवसेना के विधायकों को कहां, गुवाहाटी, सूरत ले जाकर के, पहले सूरत ले गए, सूरत से गुवाहाटी ले गए, खेल खत्म कर दिया साहब, पूरी सरकार तोड़ दी, पार्टी तोड़ दी, सड़क पर ला दी एक तरीके से। लेकिन फिर देखिए ताकत जनता की ताकत ने फिर उभार दिया। और उद्धव ठाकरे अब कह रहे हैं कि मोदी जी आइए मेरे सामने लड़िए। तो मोदी जी का जो इस वक्त में जो पूरा सिस्टम है, चुनाव है, वो एक तरीके से आप देखें तो बहुत उलझा हुआ है, बहुत उलझा हुआ है। अब तक तो मोदी जी सबको उलझा करके रखते थे, अब तक तो मोदी जी तय करते थे कि वो क्या करेंगे। मोदी जी जो है वो पूरा का पूरा गणित जो है वो सेट करते थे लोगों का कि हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है। वो जो है वो शतरंज में सबकी चालें तय करते थे कि 2.5 कदम कौन चलेगा, घोड़ा नहीं, जिसको मोदी जी कहेंगे वो 2.5 कदम चलेगा, मोदी जी तय करते थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब चीजें उनके हाथ में नहीं है। और अब ऐसे में आखिरी दौर की जो मानने को तैयार तो फिर भी अभी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर हमने देखा किस तरीके से वो अपनी सरकार की तारीफें कर रहे थे, विपक्ष पर किस तरीके से एक के बाद एक कई हमले कर रहे थे। देखिए भाई, प्रोफेशनलिज्म भी तो कुछ बात होती है ना। नरेंद्र मोदी 25 साल से राजनीति में है, 25 साल से राजनीति में, खैर उससे पहले से या फिर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस बार जो जिस तरीके से चोट उनकी पार्टी को पहुंची है। नहीं, थोड़ा सा समझिए, नरेंद्र मोदी 25 साल से कुर्सी पर है, कोई पूरी तरह से प्रोफेशनल नेताजी हैं वो, प्रोफेशनल कुर्सी पर बने रहने के लिए हैं वो, अंदर तक घुस गया है, कुर्सी पर बना रहना है। और कुर्सी पर बने रहने के लिए बहुत बार नरेंद्र मोदी की राजनीति में ऐसे दौर आए हैं, जैसे गोधरा के बाद में लगा कि अब तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, ये अडवाणी जो है वो बचा करके ले आए, वरना अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कब तक वो नरेंद्र मोदी को इतिहास बना दिया होता। एक थे नरेंद्र मोदी जो बने थे इस वक्त से इस वक्त तक तो मुख्यमंत्री, बस इतना कहानी रहती। अडवाणी ने बचा दिया, लेकिन खैर अडवाणी के साथ क्या किया बाद में इन्होंने खुद ने। तो वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है वो। अब जैसे मैं हूं, पत्रकार हूं, अब कहां से दौड़ करके आया हूं, कहां से भाग करके आया हूं, अब अभी आगे मेरे को कहां जाना, लेकिन अब आपके साथ में खबर में यहाँ पर थोड़ा बैठा हुआ हूं तो मेरे को उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मोदी जी उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहां से दौड़ करके आ रहे हैं, कहां दौड़ करके जा रहे हैं, उनकी सांसें कितनी चढ़ी हुई है, सांसें कितनी उतरी हुई है, वो बात वही जान। तो मोदी जी कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कितना नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ने वाली बात नहीं है। रीड करने वाली बात यह है कि नीतीश और नायडू जो अपनी आखिरी दौर की राजनीति को इस वक्त में जी रहे हैं, वो इस सरकार पर कितना प्रेशर दे करके कितना इस सरकार से निकाल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। तो अब फिलहाल अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की घड़ी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ी मांग जो है वो केंद्र से रख दी है, ये खबर सामने आ रही है। इस बीच में टीडीपी की तरफ से भी एक लंबी चौड़ी विश लिस्ट जो है वो कुछ समय पहले ही रखी गई है। तो इन तमाम खबरों के बीच अब जो केंद्र सरकार है वो किस तरीके से खुद को बचाती हुई निकलती है और अपनी सरकार को लंबे समय तक टिका पाती है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।